हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ग्रेट नॉलेज ट्रिक्स में, जहां आपको मिलेगी बहुत ही कूल ट्रिक्स जो आपकी स्टडी को बेहतर बनाएगी। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का निर्वाचन आयोग। जैसे आपको पता हो कि हाल ही में भारत के कुछ राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो उस कारण से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फटाफट से हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि निर्वाचन आयोग आखिर होता क्या है। तो अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये एक स्वायत्त और एक अर्ध न्यायिक संस्थान होता है, जिसका काम क्या होता है कि निष्पक्ष रूप से भारत के विभिन्न भागों में प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने का कार्य करना। यानी कि इसका काम होता है कि बिना किसी रुकावट के और निष्पक्ष रूप से भारत के चारों तरफ चुनाव करवाना। ठीक है, अगर हम बात करें कि कौन कौन से चुनाव का संचालन करता है, तो इसमें देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभाओं, राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, सबका संचालन निर्वाचन आयोग ही करता है। अगर हम बात करें कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। तो इसी कारण 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की, तो यह भारत के संविधान के भाग 15 में पाया जाता है। और आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के आर्टिकल आए जाते हैं, जिसमें निर्वाचन आयोग की शक्तियां, उनके कार्य, कार्यकाल और पात्रता आदि संबंधित सारे आर्टिकल 324 से 329 के बीच में पाए जाते हैं। अगर हम इन आर्टिकल पे एक नज़र मारे तो आप देख पा रहे हैं 324 से लेकर 329 तक के सारे आर्टिकल इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अगर हम एक एक करके देखें तो जैसे 324 है, 324 आर्टिकल में दिया गया है कि चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्व, अधिरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण जो होता है ना, चुनाव आयोग का मतलब चुनाव आयोग के जो जो दायित्व है, क्या क्या वो डायरेक्शंस देगा, क्या क्या उसके अंदर आता है, क्या क्या उसके अंडर कंट्रोल में आता है, वो सभी 324 में दिया जाता है। उसी प्रकार हम 325 देख सकते हैं, 326 हो गया, 327, 328 और 329। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके सारे आर्टिकल पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इसकी निर्वाचन आयोग की संरचना देख लेते हैं कि इसमें कितने मेंबर होते हैं और किस तरह से इसकी संरचना बनाई गई है। तो अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग में स्टार्टिंग में केवल एक चुनावी आयुक्त होता था। यानी कि जब इसकी संरचना बनाई गई थी तो इसमें सिर्फ एक मेंबर होता था और उसको चुनाव आयुक्त कहा जाता था। लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के बाद 16 अक्टूबर 1979 को इसे 3 सदस्य बना दिया गया। यानी कि 16 अक्टूबर के बाद इसको 3 सदस्य कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी कुछ समय तक इसको एक सदस्य रखा गया। और अगर हम फिक्स टाइम पूछे, यानी कि वो कौन सा टाइम था जिसके बाद से निर्वाचन आयोग की संरचना में 3 सदस्य होने लग गए थे, तो वो 1 अक्टूबर 1993 था। यानी कि 1 अक्टूबर 1993 के बाद निर्वाचन आयोग में मेंबर की जो संख्या थी वो 3 थी। ठीक है गाइस, चलिए एक बार हम इसको ड्राइंग में भी देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह की संरचना रहती है। 3 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त, और इनकी जो इनको नियुक्त करता है वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है गाइस, चलिए अगर हम बात करें कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में सुशील चंद्रा को भारत के 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। अब हम मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधी कुछ बातें भी जान लेते हैं कि किस तरह के व्यक्तियों को इसमें अपॉइंट किया जाता है, उनका कार्यकाल क्या रहता है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होता है वो एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो दोनों में से पहले हो जाए, वो इनका कार्यकाल होता है। अगर हम बात करें कि इन्हें किस तरह का फैसिलिटीज दी जाती है, तो इनको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान दर्जा दिया जाता है, और उन्हीं के समान वेतन और भत्ते इनको दिए जाते हैं। अगर हम बात करें कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। यानी कि जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, सेम प्रक्रिया से ही हम भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं। तो हम अगर निर्वाचन आयोग के कार्यों की बात करें तो
चुनाव आयोग भारत में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी के चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग ही करवाता है। और अगर हम बात करें कि इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो आम चुनाव या उपचुनाव कराने के लिए समय समय पर चुनाव कार्यक्रम तय करना इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है। यानी कि चुनाव की रैलियां कैसे निकलेगी, चुनाव संबंधित मतलब जो भी सेटअप करना होगा, उसका सारा का सारी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के ऊपर होती है। ठीक है। उसके अलावा किसी पार्टी का मतलब चुनाव चिन्ह देना, उनकी नामावली करना या वोटर लिस्ट तैयार करना, मतदाता पहचान पत्र को जारी करना, ये सारे काम निर्वाचन आयोग करते हैं। अगर हम बात करें ईपीआईसी क्या होता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, मतलब ये एक पहचान पत्र होता है जो मतदाता को दिया जाता है। उसके अलावा ये मतदान है, मतगणना केंद्रों के लिए स्थान, मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तय करना, मतदान एवं मतगणना केंद्रों में सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्था, यानी कुल मिला के निर्वाचन आयोग का कार्य होता है पूरा मैनेजमेंट देखना कि चुनाव स्टार्ट होने से लेकर एंड होने तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और पूरा चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। ये इसका मेजर काम होता है। ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि चुनाव चिन्हों को बांटने का कार्य भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग ही करता है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर हम इसके कार्य की बात करें तो जो एक इम्पोर्टेंट कार्य रहता है कि आचार संहिता लगाने का कार्य भी करता है। आचार संहिता कुछ नहीं होती, ये एक तरह से रूल और रेगुलेशन की एक लिस्ट होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो भी चुनाव पार्टियां होती है ना, वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाती। यानी कि पहले क्या होता था कि लोग अपने हिसाब से रैलियां निकाल रहे, दीवारों पर पोस्टर लगा रहे, उनका कोई टाइम ही नहीं होता। लेकिन अब आचार संहिता लगने के बाद किसी भी तरह का चुनाव प्रचार किसी भी पार्टी द्वारा नहीं किया जा सकता, इसलिए आचार संहिता लगाई जाती है। ठीक है गाइस, आई होप समझ में आ गई होगी। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट काम जो निर्वाचन आयोग करता है, ये सभी राजनीतिक दलों के लिए उम्मीदवार चुनाव अभियान खर्च की सीमा, यानी कि कौन सी पार्टी कितना खर्च करेगी, उसकी सीमा का निर्धारण भी निर्वाचन आयोग ही करता है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो हमारे आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो ये 1951 से 1952 के मध्य हुआ था। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था, वर्तमान में जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है वो 24वें नंबर के हैं। तो कई बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि हमारे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन। ठीक है। उसके अलावा पहले जो मतदान करने की आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन अब 18 वर्ष हो गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको जो चेंज किया गया था वो 61वें संविधान द्वारा चेंज किया गया था, और वो अधिनियम था 1988। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लगा लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन बनता है वो ये कि ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था। तो ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग 1982 में केरल राज्य की विधानसभा चुनाव में किया गया था। ठीक है। ईवीएम आप सभी को पता है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि ईवीएम से संपूर्ण चुनाव कब कराया गया था, तो गोवा पहला राज्य था जिसने 1999 में ईवीएम मशीन से पूरा का पूरा चुनाव कंडक्ट करवाया था। ठीक है। तो इस तरह की मशीन होती है, इसमें पार्टियों के नाम लिखे होते हैं और आपको जिस पार्टी को वोट देना उस पर आप क्लिक करते थे। ठीक है। इस तरीके की मशीन होती है ईवीएम। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और हमको जानना बहुत ही जरूरी है कि वीवीपीएटी होता क्या है। तो अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि वीवीपीएटी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है। अब वीवीपीएटी ये जो मशीन है, इसका काम क्या होता है? इस मशीन के जरिए मतदाता अपने दिए गए मत को स्वयं प्रमाणित कर सकता है। यानी कि आपने समझ लीजिए किसी पार्टी को वोट दिया, तो ये मशीन आपको दिखा देगी कि आपने उसी पार्टी को वोट दिया है या नहीं। तो ये इसमें कुछ सेकंड के लिए आपको उस पार्टी का चिन्ह दिखाई देता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि मतदान के दौरान वीवीपीएटी मशीन के विंडो में लगभग कुछ सेकंड के लिए पर्ची, यानी पर्ची दिखाई देगी, उसमें उस पार्टी का लोगो बना होता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ, मैंने इसी पार्टी को वोट दिया है। अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो सर्वप्रथम 2013 में नॉक्सेन नागालैंड में इस मशीन का प्रयोग किया गया था। और अगर हम बात करें कि पूरी तरह से भारत में प्रयोग कब किया गया था इसका, तो 2018-19 के जो विधानसभा चुनाव थे ना, उसके सभी चुनाव में इस मशीन का प्रयोग किया गया था। और एक बार हम इस मशीन को देख लेते हैं, तो आपको मिडिल में दिख रही होगी, इस तरीके की मशीन होती है ये, और यहाँ पर आपको पार्टी का चिन्ह दिखता है। जैसे हम यहाँ पे बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए आपको उसका लोगो दिखाई देगा। ठीक है गाइस,
आई होप गाइज आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहे हमारा चैनल ग्रेट नॉलेज ट्रिक्स। थैंक यू गाइज।